नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। एक आदमी जो हर बात पर गुस्सा होता रहता है, एक शख्स जिसको हर कला और कलाकार एक हद के बाद मीडियोकर नजर आने लगता है, एक शख्स जो कॉन्ट्राडिक्शन की दुकान को खुले बाजार में लेकर बैठा रहता है, हर 4-6 महीने में किसी न किसी कंट्रोवर्सी को खोद कर निकालता है और उस पर बातें करता रहता है। अपने पिता से लेकर अपने सहकर्मी तक हर किसी से कोई न कोई प्रॉब्लम ढूंढकर लाने में इस इंसान को महारत हासिल है। हिंदी फिल्मों से रोजी रोटी चलाने वाले इस इंसान को हिंदी फिल्म और उसके एक्टर्स को गालियां देते हुए भी देखा गया है। इन सब की वजह से उसकी एक इमेज बन गई है। खैर, जिस आदमी की फितरत ही नाराज रहने वाली हो उसे हम नसीरुद्दीन शाह कहते हैं। और शहर में सिर्फ एक खलीफा, बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। इसीलिए सिर्फ होना काफी नहीं है, ऐसे बनों के दोबारा होने की जरूरत ना पड़े। इट्स ऑल अबाउट वन शॉट। नसीर के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है। वो जो फिल्में करते हैं तो कई बार उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो किताब लिखते हैं उसमें पूरा का पूरा घाव खोल कर रख देते हैं, वो स्टेज पर प्ले करते हैं तो अभिनय कड़क होता है, लेकिन कहानी में बिलीफ न हो ऐसा भी हो सकता है। और जब किसी करंट टॉपिक पर नसीर बोलते हैं ना, तो लगता है कि वो सिनिकल हो चुके हैं। नसीर के पिता का नाम है अली मोहम्मद शाह और माता का नाम है फारूक सुल्ताना। ये उनके तीसरे बेटे हैं। वैसे थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी फैला हुआ है कि उनके 2 भाई थे या 3 भाई। सभी जगह उनके 2 बड़े भाइयों का ही जिक्र हुआ है। कुछ भाई बहन छुटपन में ही गुजर गए थे। उनके जो सबसे बड़े भाई हैं जबीरुद्दीन शाह, वो खड़कवासला में एनडीए के माध्यम से सेना में भर्ती हुए थे और भारतीय सेना में जनरल के पद पर थे। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बन गए। कहते हैं 2002 में गुजरात दंगों को शांत करने के लिए जो सेना भेजी गई थी, उसके नेतृत्वकर्ता भी जमीर ही थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका वाइस चांसलर के पद पर अपॉइंटमेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि एएमयू में अगर लड़कियों को ग्रेजुएशन करने की इजाज़त दी जाए तो कम से कम 4 गुना लड़के एडमिशन ले लेंगे। बयान बड़ा विवादास्पद था। इस बयान की रिपोर्टिंग टाइम्स ऑफ इंडिया ने की तो जमीर ने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इस अखबार को ही बैन कर दिया। नसीर के एक और भाई जहीर आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके विदेश चले गए। नसीर का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। बंटवारे के समय उनके पिता के भाई और कई रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके पिता हिंदुस्तान में ही रहे और सिविल सर्विसेज की नौकरी करने लगे। इस वजह से नसीर और उनके परिवार को कई छोटे बड़े शहरों में घूमने का मौका मिला। छुट्टियों में वे अपने ननिहाल सरधाना आया करते थे। कहानी सुनाने की आदत नसीर को अपने माँ की मौसी से पड़ी। वो अक्सर अपने सगे भाई और मौसेरे भाइयों बहनों को इकट्ठा करके किस्से सुनाया करते थे और बनाते रहते थे। पारिवारिक कारणों से जहीर, जमीर और नसीर अलग अलग समय पर नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिए गए। नसीर सबसे छोटे थे। उनका एडमिशन सेंट मेरी नाम के नर्सरी स्कूल में पहले करवाया गया था। वहां उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका मिला, लेकिन जिस दिन नाटक का मंचन था वो बीमार पड़ गए और मौका हाथ से गवा दिया। कुछ समय बाद उनके पिता का तबादला अजमेर हो गया, जहां वो अजमेर शरीफ दरगाह के प्रशासक भी हो गए थे। खैर, नसीर जब नैनीताल में थे तो वहां स्कूल के बच्चों को फिल्में दिखाई जाती थी। सब की सब अंग्रेजी हुआ करती थी। पूरे 10 साल तक नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने सिर्फ एक हिंदी फिल्म देखी, जिसका नाम था स्कूल मास्टर। और स्कूल मास्टर भी मूलतः एक तमिल फिल्म थी जो हिंदी में डब की गई थी। खैर, जो अंग्रेजी फिल्में नसीर ने देखी, उनको देख के नसीर को फिल्मों में एक्टिंग का शौक हो आया।
दोनों बड़े भाइयों को अभिनय के कई मौके मिलते रहे, स्कूल में बेस्ट एक्टर भी बने, लेकिन नसीर को 10 साल तक एक्टिंग का एक भी चांस नहीं मिला, सिवाय एक ड्रामा में एक लाइन का डायलॉग बोलने का। नसीर को जिंदगी भर इस बात का दुख रहा है। वैसे नसीर के कई रूप नजर आते हैं, लेकिन नसीर एक बहुत ही सामान्य, सीधे और रोमांटिक किस्म के आदमी हैं। रोमांस लेकिन उनका अभिनय से है, वो अभिनय के भक्त नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे नसीर की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों के जरिए नसीर को डिकोड करने की। नसीर को पढ़ाई में तो कोई खास दिलचस्पी थी नहीं। पिता की भरपूर कोशिशों के बावजूद वो जैसे तैसे पास होते। एक साल डब्बा गोल भी हो गया। इस वजह से उन्हें अजमेर के सेंट अंसलम स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अजमेर में रहते हुए नसीर ने कई हिंदी फिल्में देख डाली। रुपहला पर्दा उनके एस्केप का जरिया बन गया था। दारा सिंह, शम्मी कपूर, किशोर कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद और ठहराव वाले एक्टर जैसे बलराज साहनी, मोतीलाल, इनकी फिल्में देखी। उनके पसंदीदा कलाकारों में दारा सिंह और विलन प्राण हुआ करते थे। अंग्रेजी फिल्में देखने की परमिशन पिता से मिल जाती थी, तो हिंदी फिल्में देखने के लिए कभी जेब खर्च बचाकर, कभी अम्मी के बटुए से पैसे चुराकर किसी न किसी तरीके से पैसे जुगाड़े जाते थे और फिल्में देखी जाती थी। इन्हीं दिनों स्कूल में आए शेक्सपियर नामा थिएटर ग्रुप के मालिक जोफ्री कैंडल और उनकी पत्नी लारा। जी हाँ, शशि कपूर के सास ससुर, जो हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में शेक्सपियर के नाटकों का मंचन करते थे। नसीर ने उन्हें नैनीताल के स्कूल में भी देखा था और अब अजमेर में भी वो अपने नाटकों का मंचन करने आए थे। नसीर उनसे बहुत प्रभावित हुए। स्कूल के एनुअल फंक्शन में अपने एक्टिंग के शौक की खातिर नसीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विलियम शेक्सपियर के ही एक मशहूर नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मंचन किया। प्रयोग सफल रहा, बड़ी तारीफ हुई। स्कूल के टीचर्स ने भी नसीर की एक्टिंग की तारीफ की और उन्हें और भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर किया। उसके बाद नसीर ने लगातार कई नाटकों में काम किया। कुछ खुद डायरेक्ट किए, कुछ उनके टीचर फादर फ्रांसिस ने उन्हें शेक्सपियर के नाटक किंग लियर में मेन लीड में कास्ट किया। नसीर का नाम इस नाटक के बाद जबरदस्त चलने लगा। उस साल नसीर को फाइनली बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। स्कूल में भी नसीर की हालत थोड़ी बेटर हो गई। उनका जो क्रिकेट का प्रेम था उसको भी जगह मिल गई। वो थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेलने लगे। पढ़ाई जो थी उसमें भी थोड़ा बेटर परफॉर्म करने लगे। नसीर को जिंदगी का लेकिन एक डायरेक्शन मिल चुका था। इन सब से उनके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। नसीर के पिता हालांकि नवाबों के खानदान के थे, मगर उनका जीवन अत्यंत साधारण था। उन्हें पढ़ाई में विश्वास था और नसीर को अभिनय में। नसीर के भाइयों की तरक्की की वजह से नसीर पर घर में बड़ी पाबंदियां थी। नसीर घर में उपेक्षित महसूस करते थे। उन्हें एक्टिंग करनी थी, पिता पढ़ाई करवाना चाहते थे। ये जो पिता पुत्र के बीच का मतभेद था ना, इस वजह से दोनों में कई वर्षों तक कोई बातचीत नहीं हुई, या जो भी हुई बड़ी थोड़ी मोड़ी बातचीत हुई। हालांकि उनके बड़े भाई जहीर उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाते रहे। साल गुजरते गए, स्कूल खत्म होने का वक्त आ रहा था। बड़े भाइयों की ही तरह पढ़ाई करके कोई अच्छा प्रोफेशन चुनने का दबाव नसीर पर भी था। नसीर को भी आगे ही पढ़ाई के लिए कम से कम 52% मार्क्स लाने थे। इसके लिए नसीर ने 5 वक्त की नमाज भी अपने शेड्यूल में ऐड कर ली। परीक्षा के कुछ दिन पहले नसीर अपने बाल कटवाने गए नाई की दुकान में। नाई की दुकान में जैसे मैगजीन्स पड़ी होती है, वहां पर स्क्रीन नाम की एक फिल्मी मैगजीन पड़ी थी। मैगजीन के पन्ने पलटते पलटते उनका ध्यान गया फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट के फॉर्म पर। नसीर ने चुपके से फॉर्म को फाड़ा, जेब में डाला। घर आकर जब फॉर्म देखा तो फॉर्म के साथ उन्हें 3 फोटोग्राफ भेजने थे। अब फोटोग्राफ खिंचवाने के पैसे तो नसीर के पास थे नहीं। उन्होंने कई तरह की स्कीम बनाई, सारी की सारी फ्लॉप। यहां तक कि स्कूल की टीचर से उधार लेने तक का प्लान बना लिया था। लेकिन पैसे इकट्ठा नहीं हुए, फोटो नहीं खींचे और वो फॉर्म वैसा ही रह गया। इस दौरान परीक्षा हो गई और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद नसीर जब उस नाई की दुकान पर फिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है।
और विजेता की तस्वीरें स्क्रीन में छपी हैं। नसीर ने अपनी शक्ल और उस हीरो की तस्वीर में तुलना करना शुरू कर दी। हीरो दिखने में सुंदर था, मगर क्या वो मेरी तरह एक्टिंग कर सकता है? ऐसे ख्यालों के साथ नसीर घर लौटा है। जानते हैं वो हीरो कौन था? वो हीरो था राजेश खन्ना। नसीर की जिंदगी में उन्होंने अपनी गलतियां कभी छुपाई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कभी भी अपने आप को हीरो नहीं बनाया, खुद का महिमा मंडन नहीं किया, और जब ऐसा लगा कि गुरूर सिर पर चढ़कर बोल रहा है, अपने संघर्षों का सहारा लेकर भी वो बिटर नहीं हुए। हालांकि उनको जिन बातों का दुख होता है उसके बारे में अब भी कभी कभी बोल ही देते हैं, वो भी बड़े कड़वे अंदाज में। खैर, नसीर जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रहे थे, कुल जमा शायद 20 साल के थे, अपने आप को बड़ा तुर्रम भी समझते थे, लेकिन साथ ही बड़े वल्नरेबल भी थे। जी हाँ, पिता से बनती नहीं थी ना, और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात हुई परवीन से। परवीन की उम्र थी 34 साल, यानी नसीर से करीब 14 साल बड़ी। वो डॉक्टरी पढ़ रही थी। उनके पिता पाकिस्तान में थे। परवीन की तलाकशुदा माँ अलीगढ़ में टीचर थी। कुछ सालों तक अपने रूढ़िवादी पिता के चंगुल में रहने के बाद परवीन अपनी माँ के पास अलीगढ़ आ गई और यहाँ दाखिला ले लिया। एक के बाद एक उन्होंने कई डिग्रियां ले ली। इसका एक मकसद ये भी था कि वो हिंदुस्तान में रह सके, पिता के पास वापस पाकिस्तान न जाना पड़े। 2 डिग्रियां लेने के बाद उन्होंने MBBS की तीसरी डिग्री लेने की तैयारी कर ली थी। खैर, नसीर और परवीन एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। दोनों को अच्छा भी लगता था। नसीर जवान थे, एक पहचान की तलाश में थे, तो उन्हें जरूरत थी एक ऐसे इमोशनल एंकर की जो उनके एक्टिंग के पेशे के सिलेक्शन पर उन्हें सपोर्ट करे। प्यार परवान चढ़ा। नसीर और परवीन ने शादी कर ली और कुछ समय बाद परवीन प्रेग्नेंट हो गई। नसीर की उम्र थी मात्र 21 साल। नसीर घबरा गए। उन्हीं दिनों उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन भी हुआ था। नसीर उस जमाने में एस्केपिस्ट हुआ करते थे। अपना पैर जमाना, अपना करियर की तरफ ध्यान देना उन्हें बहुत जरूरी लग रहा था, तो वो भागकर NSD पहुंच गए। परवीन की प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर डिलीवरी तक की जर्नी में नसीर बहुत कम उनके साथ रहे, तकरीबन गायब ही थे। इस दौरान और इस वजह से परवीन बहुत इमोशनल हो गई थी। नसीर को समझ में नहीं आ रहा था, अपनी ही जिंदगी संभल नहीं रही थी, किसी की और जिंदगी कैसे संभालते। खुद की पहचान नहीं थी, कोई मुकाम नहीं था, आमदनी का कोई जरिया नहीं था। लेकिन नसीर तब तक पिता बन चुके थे। जैसी कि उम्मीद थी, एक इमैच्योर नसीर से ये सब संभला नहीं। परवीन अपनी बेटी हिबा को लेकर लंदन चली गई। शुरुआती स्ट्रगल के दौर में नसीर ने कोशिश की कि हिबा से कुछ इक्वेशन बिल्ड हो जाए, लेकिन जल्द ही नसीर को समझ में आ गया कि यह मामला उनके बस का नहीं है। उन्होंने करीब करीब 12 साल तक अपनी बेटी को बाद में देखा ही नहीं। गौरतलब बात यह है कि नसीर की पहली पत्नी परवीन मुराद, जिनका एक और नाम था मनारा सीकरी, उनकी बड़ी बहन सुरेखा सीकरी स्वयं एक मशहूर अदाकारा हैं। सुरेखा को आपने बालिका वधू सीरियल में दादी सा नाम के किरदार में देखा होगा। इस सीरियल में दादी सा के बचपन का रोल हिबा ने किया था। हिबा अपने पिता और अपनी मौसी की तरह ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स कर चुकी हैं और कभी कभार फिल्मों में, कभी सीरियल में नजर आ जाती हैं। अपने पिता की तरह गुस्सैल हिबा वर्ष 2020 में एक वेटरनरी क्लिनिक के स्टाफ के साथ हाथापाई करती हुई भी देखी गई थी। खैर, हिंदी फिल्मों में आने के लिए नसीर एक बार घर से भाग चुके थे जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। उनके एक मित्र की गर्लफ्रेंड मुंबई रहती थी। उसके पिता फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे काम करते थे। अपनी किताबें, साइकिल, गरम कपड़े सब बेच बाच कर और फीस के पैसे कुछ जमा करके 500 रुपए लेकर नसीर मुंबई चल दिए। कुछ समय में मुंबई के थप्पड़ों ने नसीर के सारे तार हिला दिए। माता पिता उनसे आजिज आ ही चुके थे। कभी किसी के यहाँ खाने की जुगाड़, कभी किसी परिचित के यहाँ सो जाना। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन सोने के लिए मदनपुरा में जरी की एम्ब्रॉयडरी के कारखाने में रात को जगह मिल जाती थी, 10 रुपए महीने किराए पर। स्ट्रगल करने वाले सभी फिल्मी कलाकार बांद्रा में
पैम्पोश नाम के एक रेस्टोरेंट में दिन भर पड़े रहते। कभी किसी को कोई काम मिल जाता, कभी किसी को कोई काम मिल जाता। अंग्रेजी मीडियम में पढ़े अंग्रेजी बोलने वाले नसीर को लेकिन काम कुछ खास मिला नहीं। ऐसे में किसी के कहने पर वो ताज होटल चले गए, जहां रूम में अखबार डालने वाले लड़के का काम करना था। 200 रुपये महीने की तनख्वाह थी, इस उम्मीद में कि बढ़िया कलफबंद यूनिफॉर्म होगी, 5 स्टार का खाना मिलेगा और कभी कभी चांस हो सकता है किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के सामने अपनी कलाकारी दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। ये सोचते सोचते नसीर ने अप्लाई कर दिया। बाद में नसीर ने कभी उसके बारे में पता ही नहीं किया। उस नौकरी का क्या हुआ, नसीर ने कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। खैर, इसी दौरान नसीर को एक फिल्म में एक्स्ट्रा का रोल मिला। वो फिल्म थी अमन। हीरो थे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की उस फिल्म में मौत हो जाती है। उनकी मैयत का सीन था और कई लोग उनकी लाश के इर्द गिर्द खड़े होने थे। उन्हीं में से एक नसीर भी थे। वो फिल्म अभी भी उपलब्ध है और ध्यान से देखने पर उस सीन में नसीर नजर भी आते हैं। मेहनताना मिला 7.5 रुपए और खाना। कुछ दिनों तक यारों दोस्तों की मदद से खाने की और सोने की जुगाड़ चलती रही। एक दिन एक और फिल्म में 3 दिन तक लगातार काम करने का चांस मिला। हीरो थे राज कपूर। फिल्म में राज कपूर के बर्थडे पार्टी का सीन था और उस पार्टी में उपस्थित 100-150 लोगों में नसीर भी एक कैरेक्टर थे। हाथ में एक ड्रिंक भी दिया गया और कहा गया कि इस ड्रिंक को पीना नहीं है। फिल्म की हीरोइन थी हेमा मालिनी। फिल्म का नाम था सपनों का सौदागर। बरसों बाद नसीर को हेमा जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी रिहाई। नसीर को उनके साथ एक इंटीमेट सीन करना था। जब वो पहली बार उस फिल्म के सेट पर मिले, नसीर को सपनों के सौदागर से लेकर रिहाई तक का पूरा सफर याद हो गया। मुंबई की पहली स्ट्रगल यात्रा में नसीर का मामला कुछ बना नहीं। कभी भूखे सोना, कभी कई कई दिनों तक बिना काम के भटकना, पैसा न होना, अपने कपड़े चोर बाजार में बेचकर किराए और खाने की जुगाड़ करना, ट्रेन में हमेशा ही बिना टिकट यात्रा करना। नसीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे एंजॉय कर रहे हैं या खुद को भुलावे में रखे हुए हैं। ऐसे में बांद्रा के पैम्पोश रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से एक बड़ी ही नफीस सी मोहतरमा उतरी और उन्होंने नसीर से पूछा, तुम नसीर हो? नसीर उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और फिर उन्हें याद आया कि ये तो सईदा खान है, दिलीप कुमार साहब की बड़ी बहन। दरअसल दिलीप कुमार के परिवार में अजमेर शरीफ की दरगाह को बहुत माना जाता था और इस वजह से उनके परिवार के लोगों का अजमेर आना जाना होता रहता था। नसीर के पिता दरगाह के प्रशासक थे, जिस वजह से उनके उस परिवार से बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे। नसीर की गुमशुदगी से परेशान होकर उनके पिता ने दिलीप कुमार की बहन सकीना आपा को फोन किया। बड़ी मुश्किलों के बाद नसीर को तलाश किया गया और उन्हें उठाकर दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले में लाया गया। थोड़ी डांट, थोड़ी पुचकार के बाद नसीर ने वापस घर जाने के लिए हामी भर दी। ट्रेन का टिकट बनवाने की बात भी हो गई। टिकट बनता तब तक कुछ दिनों के लिए नसीर दिलीप कुमार के बंगले के बेसमेंट में रहे। उन्हीं के घर में खाना खाया। खाली समय में वो पूरा घर घूमते रहते थे। दिलीप साहब अक्सर शूटिंग की वजह से बाहर रहते थे। नसीर कभी कभी उनके कमरे में चले जाया करते थे। उनकी किताबें पढ़ते, फिल्मी मैगजीन्स पढ़ डालते, उनके अवार्ड्स देखते रहते। ऐसे ही एक दिन नसीर की मुलाकात हो गई दिलीप साहब से, जब वो घर पर ही थे। नसीर ने सोचा उनकी मदद ले ली जाए काम पाने के लिए। अगर वो रेकमेंड कर देंगे तो मुझे कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। दिलीप साहब ने उनकी बात सुनी या नहीं सुनी, लेकिन एक लेक्चर जरूर झाड़ दिया। अच्छे घरों के लड़कों को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। बरसों बाद नसीर ने दिलीप कुमार साहब के साथ एक फिल्म की थी, कर्मा। नसीर इस फिल्म को अपनी सबसे घटिया फिल्मों में मानते हैं। शूटिंग के दौरान जब वो दिलीप साहब के सामने आए, उन्होंने कभी भी अपनी पहली मुलाकात के किस्से का जिक्र नहीं किया उनसे। नसीर जब एनएसडी में पढ़ा करते थे तो उस समय मशहूर इब्राहिम अलकाजी स्कूल के निर्देशक थे। अलकाजी का भारतीय थिएटर के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन नसीर उनके फेवरेट स्टूडेंट नहीं थे। नसीर के पास हर बार सवालों की एक लंबी लिस्ट होती थी। वो हर किरदार करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि समझना चाहते थे, बैकग्राउंड, उस किरदार के पीछे के कारणों को जानना चाहते थे। और अलका जी को उनकी आदत कतई पसंद नहीं थी। मजेदार मामला यह भी है कि यहाँ आने से पहले तक नसीर ने एक भी हिंदी नाटक पढ़ा भी नहीं था।
यानी एनएसडी में एंट्री से पहले नसीर ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी नाटक पढ़े थे। उनकी स्कूलिंग इंग्लिश स्कूल में हुई थी। नसीर खुद हॉलीवुड और यूरोप के सिनेमा और यूरोप का थिएटर देखा करते थे। पहले दिन वो इकलौते ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कभी कोई हिंदी नाटक नहीं पढ़ा। खैर, नसीर और अलका जी की अनबन चलती रही और नसीर ने सफलता पाने के बाद अलका जी की नाट्य पद्धति को, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी को जी भर के कोसा। मगर नसीर के एक कार्यक्रम के लिए अलका जी जब कुवैत से चलकर आए तो शुरुआती ऑकवर्डनेस के बाद दोनों बगलगीर होकर मिले और नसीर आज तक उस बात का एहसान मानते हैं। एक लंबी कहानी है नसीर की जिंदगी की, छोटे में समेटना जरा मुश्किल है। नसीर बहुत मुखर हैं, कड़वा बोलते हैं, अपनी जिंदगी के तजुर्बों की कद्र करते हैं मगर खुद को डिफाइन नहीं करना चाहते। मराठी और हिंदी फिल्मों के महानतम कलाकार डॉक्टर श्रीराम लागू से नसीर बहुत प्रभावित हैं और उनकी बहुत इज्जत भी करते रहे। डॉक्टर लागू की विचारधारा से प्रभावित होकर नसीर ने यह समझा था कि किरदार निभाने के लिए किरदार में डूबना जरूरी नहीं होता। अपने अनुभवों से किरदार निभाकर अपने आप को एक अलग शख्सियत बनाया जा सकता है। यानी एज एन एक्टर आप कुछ और हो सकते हैं और एज अ पर्सन आप कुछ और हो सकते हैं। कलाकार सिर्फ निर्देशक के अनुसार काम कर सकता है, अपने इनपुट निर्देशक के कहने के अलावा कभी भी नहीं डाल सकता। नसीर की बेटी हिबा के अलावा उनके दोनों बेटे इमाद और विवान भी फिल्मों में और नाटकों में नजर आते हैं। नसीर की पत्नी रत्ना पाठक शाह खुद एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है। नसीर अब फिल्मों में कम नजर आते हैं, उनके बयान लेकिन चले आते हैं।